हेलो एवरीवन, मैं अमर बाबू और आप देख रहे हैं संघर्ष फ्यूचर क्लासेस। चलिए संघर्ष को और थोड़ा मज़ीद और बेहतर बनाते हुए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसका पहला भाग पढ़ चुके थे। जो लोग नहीं देखे हैं, इसमें 9-10 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। उससे आगे की क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण कैसे होती है, प्राणियों जो पोषण करते हैं वो कैसे करते हैं, किस किस भाग का उसमें अहम रोल होता है, कौन कौन से भाग उसके लिए जरूरी है और कौन कौन से भाग उसके लिए जरूरी नहीं है, उसको आज हम जानेंगे। तो आज जान रहे हैं क्या, प्राणियों में पोषण, मानव में पाचन। बात करेंगे कि मानव में पाचन कैसे होता है, किसी चीज को जो हम खाते हैं वो किस किस स्टेज से गुजरता है जिससे जाकर पोषण का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। आज हम इसको पढ़ेंगे। मानव में पाचन तंत्र मानव में पाचन 5 चरणों से होते हैं। मानव में पाचन कुल 5 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण है पाचन, तीसरा है अवशोषण, तीसरा है स्वांगीकरण, चौथा है निष्कासन। तो हम बात करेंगे अंतर्ग्रहण क्या होता है। मानव में पाचन जो 5 चरणों से गुजरता है, उसमें पहला चरण है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अंदर लेने का प्रोसेस, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण जिसमें कि हम भोजन को अंदर लेते हैं, तो भोजन जो अंदर लेते हैं वो अंतर्ग्रहण कहलाता है, जिसका क्रिया मुख से शुरू होता है, यानी मुख गुहा से शुरू होता है और इसके बाद आगे चलते रहता है। दूसरा पढ़ेंगे पाचन, यानी वहां अंतर्ग्रहण करने, अब यहाँ क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, यानी पाचन कैसे होगा। भोजन को मुख के अंदर लेंगे, मुख से लार निकलेगा, वो लार भोजन को मुलायम बनाएगा, उसको तोड़ेगा, उसमें जो बैक्टीरिया होगा, जो कीटाणु होंगे उनको वो नष्ट करेगा और भोजन को आगे भेज देगा। दांत के द्वारा टुकड़ा टुकड़ा करके वो भोजन को आगे भेज देगा और फिर क्या करेंगे, आगे जाएगा, आगे का प्रोसेस चलेगा, बड़ी आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, तब क्या हो जाएगा, लास्ट में गुदा के द्वारा बाहर निकल जाएगा, यानी पचा हुआ भोजन जो वहां रुक जाएगा और अपचा भोजन जो वो निकल जाएगा। इसका अवशोषण, भोजन को हम ग्रहण किए, भोजन जटिल रूप में था, उसको हम ग्रहण किए, उसको सरल रूप में बदला, मुंह में गया, भोजन सरल रूप में बदला, वो पूरा पचने के रूप में आ गया। जब पचने के रूप में आ गया तब क्या हुआ, अवशोषण हुआ। अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन, उससे जितने चीज को, जितने भी आवश्यक पदार्थ था उसमें, वो हमारे शरीर को जितने भी जरूरत थी उससे क्या किया, ऑब्जॉर्व किया। यानी जो हम खाना खाए थे, जो भोजन किए थे, अंतर्ग्रहण किए थे, पाचन के बाद उसमें क्या गया, जितना हमारे लिए जरूरत, हमारे शरीर को जितना भोजन में आवश्यक तत्व का जरूरत था, उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। वही ऑब्जर्व करना क्या कहलाता है, अवशोषण, यानी उसी को सोखना। उसके बाद स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, फिर उसका विभिन्न भागों तक पहुंचाना, उसका इस्तेमाल करना, उसका यूज करना, एसिमिलेशन में आ जाएगा। फिर क्या होता है, निष्कासन। निष्कासन क्या होता है, जब हम भोजन को किए, पहले अंतर्ग्रहण किए, फिर पाचन किए, फिर उसके बाद अवशोषण किए, अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन किए, फिर उसके बाद एसिमिलेशन किए। एसिमिलेशन के बाद जो भोजन बच गया, जिसका हम हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, जिसका हमें जरूरत नहीं है, वो क्या होता है, निष्कासित हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट में, आहार नाल। आहार नाल क्या होता है, भोजन का जो पाचन जो होता है वो आहार नाल में ही होता है, आहार नाल के द्वारा ही प्रोसेस चलता है। तो भोजन का पाचन का जो निर्माण करता है वो आहार नाल और लार ग्रंथि मिलके भोजन के पाचन का निर्माण करता है। तो आज हम पढ़ेंगे आहार नाल की कौन कौन सी पार्ट है और भोजन के लार ग्रंथियों के कौन कौन सी पार्ट है, उसको बात करेंगे। सभी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से, आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां पूरा पूरा मिलकर क्या करता है, मानव में पाचन तंत्र का निर्माण करता है। कौन कौन, आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां
संयुक्त रूप से मानव में पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर, माउथ से लेकर, मुख से लेकर एनस तक, कहां तक? एनस यानी गुदा तक। आहार नाल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई एक कुंडलित कॉइल्ड नली को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल क्या होता है? मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई एक जो कुंडलित रचना होती है, कुंडलित संरचना होती है, उसे हम आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल कौन कौन से पार्ट मिलकर आहार नाल का निर्माण करेगा? मुख गुहिका, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब मिलकर क्या करता है? आहार नाल का निर्माण करता है। तो हम पढ़ते हैं आहार नाल के मुख्य भाग। आहार नाल के मुख्य भाग में कौन कौन आ जाएगा? मुख गुहिका, जिससे कहते हैं बकल कैविटी। इसके बाद है ग्रसनली, ओएसोफेगस, अमाशय, स्टोमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद मल द्वार यानी एनस। आहार नाल के भाग का नाम पूछेगा तो मुख गुहिका, ग्रासनली, ग्रासनली को ग्रसी भी कहते हैं, मुख गुहिका, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। ये टोटल के टोटल पार्ट मिलकर क्या करता है? एक आहार नाल का निर्माण करता है। एक आहार नाल का निर्माण करता है। आहार नाल का निर्माण कैसे होता है? हमको कोई पूछ लिया जाए तो उसको बताएंगे क्या? मुख गुहिका, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार मिलकर क्या करता है? आहार नाल का निर्माण करता है। अब हमने यहाँ पढ़ा था आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल तो पढ़ लिए। आहार नाल में क्या आ गया? मुख गुहिका, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके बाद मल द्वार, ये सब मिलकर क्या करेगा? आहार नाल का निर्माण करेगा। और यहाँ कुछ स्रावी ग्रंथियां भी पढ़े थे। स्रावी ग्रंथियां कौन कौन है? स्रावी ग्रंथियां में आ जाएगा यकृत, अग्न्याशय और यकृत, अग्न्याशय, ये दो हो गया, और एक हो गया लार ग्रंथियां। एक क्या हो गया? लार ग्रंथियां। स्रावी ग्रंथियां यानी सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होता है, कौन कौन है? लार ग्रंथियां, सिल्वरी ग्लैंड्स, यकृत, उसके बाद पेंक्रियास, अग्न्याशय। लार ग्रंथियां जो कि लार को स्रावित करता है, जो कि भोजन को क्या करता है? हमारे मुख में पाया जाता है, जो कि भोजन को पूरा मुलायम बना देता है, उसको तोड़ तोड़ के पूरा जटिल से सरल रूप में बनाता है। और हमारे शरीर जो भोजन का अवशोषण करता है, वो जटिल रूप में नहीं, सरल रूप में अवशोषण करता है। जबकि भोजन को, जटिल भोजन को पूरा का पूरा सरल रूप में बदल जाता है। जब पाचन के रूप में पाचन होने वाला रहता है, तब क्या करता है? हमारे शरीर को जितना आवश्यकता होती है, उससे उतना क्या होता है? ऑब्जर्व कर लेता है। यकृत, लीवर जो पित्त रस स्रावित करता है, अग्न्याशय, पेंक्रियास। अब माउथ देखिए, माउथ क्या होता है? मुख, इसमें भोजन को दांतों द्वारा तोड़ा जाता है। मुख ये है ना, इसमें क्या होता है? भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है और लार का भोजन पर क्रिया होता है। हमारे मुंह में लार पाया जाता है और लार ग्रंथि भी ही पाया जाता है, जिससे कि लार स्रावित होता है। ये कहता है हमारे भोजन जो होता है, मुंह में जब लेते हैं, दांतों के द्वारा उसको टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है और हमारे मुंह से क्या निकलता है? लार। वही लार क्या करता है? इस भोजन को पूरा मुलायम कर देता है। वही यहाँ लिखा गया कि इसमें भोजन को दांतों द्वारा तोड़ा जाता है और लार का भोजन पर क्रिया होता है। लार भोजन में उपस्थित बैक्टीरियाज को मार देता है। यानी हम भोजन जो अंदर लिए, उसमें कुछ बैक्टीरिया जो रहता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया को क्या करता है? लार जो क्या रहता है, उसको नष्ट कर देता है, मार देता है। उसके बाद हम अमाशय, अमाशय जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्टोमक। अमाशय यह मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा रचना होती है। अमाशय यहाँ होते है जो एक मोटी भित्ति वाली, एक मोटा होता है, थैलीनुमा रचना है। यह चपटा एवं जे आकृति का होता है। अमाशय की आकृति कैसा होता है? जे आकृति। इंग्लिश के अल्फाबेट में जो लेटर है जे, तो उसकी आकृति का होता है अमाशय। अमाशय यह मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा रचना है। यह चपटा एवं जे आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय क्या होता है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। आहार नाल में जितना भी पार्ट आएगा, सब में से
ये जो है अमाशय जो गया ये सबसे चौड़ा भाग कहलाएगा, सबसे चौड़ा भाग है। इसका आंतरिक स्तर से श्लेषल श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित है। अमाशय के अंदर से क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मल और पाचक रस स्रावित होता है, जो कि भोजन को पचाने में हमारे लिए लाभदायक होता है। अब पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत को, जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। यह लगभग 7.5 मीटर होता है, 7.5 मीटर क्या होता है, ये लगभग लंबा होता है। लीवर, जिसको क्या कहते हैं, यकृत, लीवर और पेंक्रियास से निकलने वाली जूस छोटी आंत में आती है। लीवर और पेंक्रियास से जो निकलता है, यकृत और अग्न्याशय से जो जूस निकलता है, वो क्या होता है, आपको यहाँ पे मिलता है। लीवर और यकृत से, लीवर और पेंक्रियास से यानी यकृत और अग्न्याशय से निकलने वाले जूस जो रस स्रावित होता है, वो कहाँ पे आता है, छोटी आंत में आता है और यहाँ पे सभी क्रियाएं को क्या करता है, संपन्न करता है, यहाँ पे कार्य करना शुरू कर देता है तथा सभी क्रियाएं संपन्न करते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस होता है यानी आंत रस निकलता है, किससे, छोटी आंत से निकलता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक जूस निकलता है, इंटेस्टिनल जूस, जिसको कहते हैं आंत रस निकलता है, जो पाचन की क्रिया को पूर्ण करता है। तो भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। बृहदांत या बड़ी आंत, बृहदांत या बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के क्या आता है, यह लगभग 1.5 मीटर चौड़ी होती है, ये 1.5 मीटर लंबी होती है, कौन, छोटी आंत, और छोटी आंत बड़ी आंत, सॉरी बड़ी आंत और छोटी आंत 7.5 सेंटीमीटर 7.5 मीटर क्या होता है, लंबी होती है। और बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होता है, यानी 1.5 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। इसकी चौड़ी अधिक होती है, इसका चौड़ाई जो अधिक होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। एक तरह से देखा जाए लगेगा कि बड़ी आंत तो बड़ा होगा, छोटी आंत छोटा होगा, नहीं, छोटी आंत लंबा ज्यादा, इसलिए वो छोटी आंत बड़ा कहलाएगा, और ये बड़ी आंत जो है, ये उससे छोटी आंत से छोटा है, बड़ी आंत छोटी आंत से छोटा है। इसको बड़ी आंत फिर क्यों कहा गया, क्योंकि इसका चौड़ाई जो है ज्यादा है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा गया। इसकी चौड़ाई अधिक होती है। इसका मुख्य कार्य पानी और लवणों का अवशोषण करना, क्योंकि इसका बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो लवण होता है और पानी होता है, उससे उसको क्या करना, एब्सॉर्ब करना, अवशोषण करना। बिना पचे भोजन को मलाशय के द्वारा, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का काम भी ये करता है, कौन, अमाशय, बड़ी आंत बिना पचे भोजन को मलाशय द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। यकृत, यकृत क्या होता है, लीवर जिसको कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा, यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगा यकृत, जो कि बाइल जूस स्रावित करता है, जो कि बाइल जूस यानी पित्तरस का श्रवण करता है, यानी स्रावित करता है। पित्तरस वसा की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो फैट प्रेजेंट रहता है, उस फैट को पचाने के लिए पित्तरस, बाइल जूस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब है पेंक्रियास, क्या है, पेंक्रियास क्या करता है, अग्न्याशय पेंक्रियाटिक जूस स्रावित करता है। ये क्या करता है, अग्न्याशय रस स्रावित करता है, कौन, अग्न्याशय, पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिससे जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करेगा। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा और प्रोटीन को प्रोटीन पर क्रिया करता है। पेंक्रियाटिक से निकलता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, और प्रोटीन को जो है, और वसा को वस्य अम्ल में बदल देता है, वसा को वस्य अम्ल में बदल देता है, कौन, पेंक्रियास। पेंक्रियास नहीं, पेंक्रियास में जो जूस निकलता है, पेंक्रियाटिक जूस, वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है, और उसमें तो वसा जो होता है उसको वस्य अम्ल में बदल देता है।
गाय भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु, गाय भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। क्या? रोमंथी कहलाते हैं, जिसको हम रूमिनेंट भी कहते हैं। रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। ये गाय भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि गाय भैंस और हिरन जो है ये क्या करता है, ये खाने के समय जल्दीबाजी में सारे घास को खा लेता है। वो अपने अमाशय में क्या करता है, उसको जमा रखता है। उसका अमाशय 4 भागों में बटा होता है, उसमें वो जमा रखता है। फिर उसके बाद जब खाया हो जाता है तो वो बाद में उसको निकाल कर तो उसको क्या करता है, पचाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। वास्तव में वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं। गाय की बात हो रही है, ये जल्दी जल्दी निकल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमिनेंट कहलाता है। वो भंडारित करना क्या कहलाता है, जो जो रूमिनेंट कर, जो एक भाग में रूमिनेंट का वो प्रथम भाग कहलाता है, रूमिनेंट कहलाता है, जो प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट या प्रथम अमाशय कहलाता है, जब वो क्या करता है, वो घास को जमा रखता है, रूमिनेंट कहलाता है। और 4 भागों में इसको क्या करता है, बांट देता है। ये अमाशय जो होता है 4 भागों में बटाता है। रूमिनेंट अमाशय 4 भागों में बटा होता है। भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। वहां पे भोजन का क्या होता है, आंशिक थोड़ा थोड़ा क्या भोजन का होता है, पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लेता है। पुनः यहाँ से अमाशय से फिर क्या करता है, वो मुख में लेता है, पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन रोमंथन या जुगाली कहते हैं। और ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। अब पता चल गया कि रूमिनेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो जो जीव है, गाय हो गया, हिरन हो गया, वो क्या करता है, भोजन जो करता है वो अमाशय में जमा रखता है। बाद में वो क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, और वहां से जब वो बाद में बैठ जाएगा या खड़े रहेगा, बाद में क्या करता है, उसको निकालता है, जिसको हम जुगाल कहते हैं, और इस जिससे वो चबाता रहता है। इस प्रक्रम को बाद में क्या होता है, इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है। पुनः मुख में लाने का प्रोसेस रोमंथ कहलाता है। और ऐसे जिसको पुनः मुख में लाता है, जो आप देखेंगे गाय भैंस क्या होता है, जुगाली करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुगाली। तो ये करता है, जुगाली करता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रोमंथन कहलाता है। क्या कहलाता है, रोमंथन। और ये ऐसे प्रोसेस करने वाले जीव क्या कहलाता है, रूमिनेंट कहलाएगा या रोमंथी कहलाएगा। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमिनेंट से सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु में, मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। और कुछ देख लेते हैं। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और इसमें एक आकृति होता है, क्या है, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति को बदलता है। ये बताया कि क्या, अमीबा जो है अपना आकृति को हमेशा क्या करता है, बदलते रहता है। वो कभी एक जैसा आकृति नहीं रखता है, वो हमेशा बदलते रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये क्या करता है, ये अंगुलियों के समान क्या होता है, संरचना को वो निकालते रहता है वो खाने के समय। और वो क्या करता है, वो जो पार्ट कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है। ये भोजन कैसे ग्रहण करता है, कहीं भी भोजन देखता है, उसको क्या करता है, चारों तरफ से घेर लेता है, वो अपने आप को फैला लेता है, और वो भोजन को ग्रहण करता है। वो जो भोजन को ग्रहण करता है, वो खाद्य पदार्थ जो है उसको ग्रहण करता है, वो खाद्य धानी कहलाता है। क्या कहलाता है, खाद्य धानी में उसका खाद्य पदार्थ फंस जाता है, और वो उसका भोजन हो जाता है। अब कुछ नहीं आया, कभी देखते हैं। इसको पढ़ लेने, अग्न्याशय यानी पेंक्रियास, पेंक्रियाटिक जूस को निकालता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कार्य करता है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वस्य अम्ल में चेंज कर देता है। अब कुछ दांत है, दांतों के नाम यानी कीर्तनक, रदनक, कीर्तनक, रदनक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। कीर्तनक जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। रदनक, कैनाइन, अग्रचर्वनक, प्रीमोलर, चर्वनक, मोलर। इंसाइजर इंसाइजर का काम क्या होता है, इंसाइजर का काम क्या होता है, कतरने एवं काटने का। ये हमारे दो आगे वाले जो दांत हैं, ये
आगे वाले दांत क्या होता है? कर्तनक कहलाता है। कीर्तनक, आगे वाले दांत जो है हमारे आगे वाले दांत वो क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। और केनाइन, केनाइन ये चीरने फाड़ने का काम करता है। कौन? केनाइन। और काटने का काम करता है ये कर्तनक, काटने और कतरने का काम करता है। जैसे हम सेब को काटते हैं तो ये आगे वाला दांत काम होता है। ये हमारे 8 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं। ये 8 दांत जो होते हैं क्या करते हैं? इसको काटने का काम करता है। किसको? किसी चीज को काटने का या कतरने का काम करता है। और रदनक जो है कैनाइन क्या करता है? चीरने और फाड़ने का काम करता है। इधर होगा और इधर जो होगा ये क्या करता है? चीरने और फाड़ने का काम करता है। कौन? चर्वनक, सॉरी रदनक, कैनाइन। और अग्र चर्वनक यानी प्रीमोलर, ये चबाने का काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है? चबाने का काम करता है। और हो गया एक मोलर जो कि पीसने का काम करता है। तो अब बात किया जाए कि कर्तनक कुल कितना होता है? कर्तनक कुल होता है 8 और रदनक होता है 4। उसके बाद फिर अग्र चर्वनक फिर होता है 8 और चर्वनक होता है 4। सॉरी, चर्वनक तो 12 ना होगा। चर्वनक कितना होता है? 12। कैनाइन इंसाइजर 8 दांत होता है जो कि हमारे चबाने के लिए और किसी चीज को करतने के लिए, कतरने के लिए काम में आता है। और कैनाइन जो चीरने और फाड़ने का काम आता है, ये हमारे पास कितने होते हैं? 4 दांत होते हैं। और है प्रीमोलर जिसको हम कहते हैं अग्र चर्वनक, प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 दांत होते हैं। और चर्वनक जिसको कहते हैं मोलर, ये कितने होते हैं? कुल 12 दांत होते हैं। जैसे कि आप फिगर में देखेंगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 14 में देखिएगा कि उसको बताया गया कि कहाँ कीर्तन होता है और कहाँ लास्ट में जो है 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 नीचे में 6 ऊपर में जो होता है लास्ट में 3 3 करके दोनों 6 हो गया। ये 12 दांत जो होता है क्या होता है? चर्वनक होता है। फिगर में बताया गया है बढ़िया से। और इसके बाद रदनक, उस 3 दांत के बाद जो आगे 2 दांत आएगा वो क्या कहलाएगा? अग्र चर्वनक कहलाएगा। चर्वनक क्या था? सबसे लास्ट में। उसके बाद कौन आएगा? अग्र चर्वनक। 2 इधर और 2 इधर 2 इधर 4 हो गया। फिर 4 ऊपर 2 इधर 2 इधर 4 4 4 8 8 दांत हो गया या क्या हो गया? अग्र चर्वनक। उसके बाद हो गया रदनक। रदनक क्या होता है? उस 4 दांत क्या, वो 2 दांत जो एक उसके आगे जो होता है वो रदनक में आ जाएगा। वो एक दांत इधर एक दांत इधर, 2 हो गया। और एक दांत इधर एक दांत इधर, 4 दांत हो गया किसका? रदनक का। और कीर्तनक जो होता है, इसे कीर्तन के बोलते हैं। कीर्तनक वो कितना होता है? कुल 8 दांत होता है। कीर्तनक कुल कितना होता है? 8 दांत होता है। 4 यहाँ 4 यहाँ ऊपर, क्या हो गया? कुल 8 दांत होता है। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि मानव में पाचन तंत्र कैसे, पाचन कैसे होता है। तो मानव में पाचन 5 चरणों में होता है। अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेने का प्रोसेस। पाचन, भोजन को टुकड़े टुकड़े में बदल कर उसको पचाने का प्रोसेस। अवशोषण, उसमें जो पचे हुए भोजन में जो हमारे लिए जरूरी है उसको ऑब्जर्व करने का प्रोसेस। स्वांगीकरण जिसको कहते हैं एसिमिलेशन, उसमें जो जो अच्छा चीज होता है उसको सब तक पहुंचाने का और उसको इस्तेमाल करने का प्रोसेस। निष्कासन, जो पचे अपचे भोजन था अपचित भोजन को बाहर निकालने का प्रोसेस। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथि मिलकर स्राव क्या करता है? भोजन में पूरा मानव पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल में मुख हो गया, एनस हो गया। मुख से आहार नाल क्या था? मुख से लेकर एनस तक, यानी मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई एक कुंडलित नली को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग मुखगुहिका, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। स्रावी ग्रंथियां कौन कौन हो गया? यकृत, अग्न्याशय और लार ग्रंथियां। माउथ, इसमें जो होता है मुंह में भोजन को दांतों द्वारा तोड़ा जाता है। और लार का भोजन प्रक्रिया होता है। लार भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। अमाशय, यह मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा रचना होती है। यह चपटा एवं ज्याकृति का होता है। चपटा एवं ज्याकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है? अमाशय। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय। इसके आंतरिक में कुछ रस स्रावित होते हैं, कुछ जूस स्रावित होते हैं, जैसे कि सेलेस्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके बाद पाचक रस स्रावित होते हैं। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? यह लंबी होती है। कितना लंबी होती है? 7.5 सेंटीमीटर मीटर लंबी होती है। और लीवर और पेंक्रियाज से निकलने वाले जूस छोटी आंत में
आती हैं तथा यहाँ पर सभी क्रियाएं क्या होता है, संपन्न होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस निकलता है जो क्या करता है, पाचन को पूर्ण करता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। ये इसकी चौड़ाई अधिक होती है। इसकी चौड़ाई क्या होता है, अधिक होता है। किसकी तुलना में अधिक होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई अधिक होती है। इसका मुख्य कार्य है पानी और लवणों का अवशोषण करना, बिना पचे भोजन का मलाशय द्वारा शरीर से क्या करता है, बाहर निकालना। यकृत यानी लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिससे बाइल जूस स्रावित होता है और ये वसा को क्या करता है, वसा को के पाचन में मुख्य भूमिका इंपोर्टेंट रोल निभाता है। अग्न्याशय, ये पेंक्रियास क्या होता है, पेंक्रियास जो है पेंक्रियाटिक जूस निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है और वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। और गाय, भैंस, हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रुमिनेंट कहलाते हैं। दांतों के नाम रुमेंथी क्यों कहलाते हैं वो बता दिया आपको। और दांतों के नाम कीर्तनक, रदनक, अग्रचर्वनक, चर्वनक। इंसाइजर, कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर का काम क्या है, काटना और कतरने का काम। उसके बाद क्या है, कैनाइन का काम क्या है, चीरने और फाड़ने का काम। चर्वनक यानी प्रीमोलर का काम क्या है, चबाने का। मोलर का काम क्या है, पीसने का। तो कैनाइन इंसाइजर कितना होगा, कुल 8 होगा। कैनाइन कितना होगा, कुल 4 होगा। और प्रीमोलर कितना होगा, कुल 8 होगा। मोलर कितना होगा, कुल 12 होगा। इसको जोड़िएगा तो आपको कितना होता है, 8 8 16, 16 4 20, 22, 1 2, नहीं टोटल कितना हो गया, 32 आ गया। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितना होती है, 32 होती है। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सबको क्या करना है, इसको उतार लेना है और अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।